हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस की सीरीज़ चलाई है, जिसमें हमने लास्ट टाइम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आप देख लीजिए, आपको मैं एक सीरीज़ दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है 2, 4, 8, 16 जैसे एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 2, 6, 18, 54, 162। देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई सीक्वेंस आपके जनरली 3 टाइप के होते हैं। उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया था, अब ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप ये देख सकते हैं कि जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्योंकि इनमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, जबकि इसका डिफरेंस 4 का है ना। इसी तरह से इसका डिफरेंस आपका 4 का है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो आपका 12 का है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप दूसरा फैक्ट देखें तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो भी 2 आएगा, यानी इनका जो रेशियो है वो सेम है। सिमिलरली 6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, 18 डिवाइडेड बाई 6 भी आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है या ये जो सीक्वेंस है, ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यहाँ से डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी in which the ratio of any term to its preceders is always a same number। ओके, कोई भी टर्म है उसके प्रीसीडर्स के संग, जैसे ये टर्म है इसका प्रीसीडर ये होगा, ठीक है, तो उसके संग जो इसका रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पर से जो ये रेशियो है, इस रेशियो को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे वहाँ पर आपका क्या आया था, कॉमन डिफरेंस आया था, तो यहाँ पर जो ये रेशियो आ रहा है जो कि कॉमन है, इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो इसके लिए इस केस में जो कॉमन रेशियो वो 2 है और इस केस में कॉमन रेशियो 3 है। तो कॉमन रेशियो को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने एक जनरल फॉर्म में डिस्कस किया था, इसी तरह से हम इसकी भी एक जनरल फॉर्म को डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो इसका पहला टर्म अगर a होगा तो दूसरा टर्म डेफिनेटली क्या होगा, a इंटू आर। ओके, क्योंकि कॉमन रेशियो है तो यानी ए आर डिवाइडेड बाई ए मस्ट बी क्या आएगा, ए आर। इसी तरह से जो अगला टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 2। इसी तरह से अगला टर्म हो जाएगा ए आर की पावर 3। एंड नाउ बिकॉज दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में अगर 3 है तो nth टर्म में आपका जनरली क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1। ओके, सो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। तो tn इज जनरली ए आर टू द पावर n-1। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इस जनरल टर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसी भी प्रोग्रेशन में, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो हार्मोनिक हो। इसकी मदद से हम कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो यही है 2, 4, 8, 16, ये आपके 4 टर्म तक है। इसको अगर हम आगे इनफाइनाइट तक ले जाएं सपोज करो, तो मैं अगर इसमें इसका 20th टर्म निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर T20 कैसे निकालेंगे, ए आपका पहला टर्म है 2 इंटू इसका कॉमन रेशियो है आपका 2, और आपको कौन सा निकालना है, 20th टर्म, तो यानी हो जाएगा 20-1। सो 2 इंटू 2 की पावर ये हो जाएगा 19, तो जाएगा 2 की पावर 20। सो 2 की पावर 20 इसका 20th टर्म होगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे कि कुछ और एग्जांपल अगर हम इसके देखें, जैसे सपोज करो विच टर्म ऑफ द सीरीज, जैसे आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 8 प्लस 1.6 प्लस 0.32 से लेके ये जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। आपको बताना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 0.00256 होगा। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, इसका एक जनरल टर्म है। तो आपको जैसे पता है कि भाई Tn इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n-1। ओके, तो अब सबसे जो पहला वाला टर्म है ए आपका कितना है, 8 है। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मैंने पहले बताया, ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, या आप थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर से आप आर की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1.6 डिवाइडेड बाय 8। सो इट इज 8 टू जा होता है 16, सो इट विल बिकम 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को अगर आप रखें तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू है आपकी, ए की वैल्यू है 8 एंड आर की वैल्यू है
0.2 की पावर n-1। नाउ हमें दिया हुआ है कि जो Tn है यानी 0.00256 इसकी वैल्यू दी हुई है, तो जाएगा भाई 0.00256 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0.2 की पावर n-1। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई 0.00, आप 8 से देखो इसको काट सकते हैं, तो 8 थ्रीजा होता है 24 और 8 टूजा होता है 16, सो इट विल बिकम 0.0032। ओके, एंड 0.2 है, 0.2 को हम क्या ले सकते हैं 1/5 की पावर n-1। ओके, नाउ 0.0032 यानी 32 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 5। ओके, सिंपली कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना है। 32 मतलब सिंपली 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 की पावर n-1। सो 2/10 की पावर ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/5 की पावर n-1। ठीक है, नाउ देखिए 2/10 यानी 1/5 यानी 1/5 की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है ना, हम कह सकते हैं 1/5 की पावर n-1। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 5 बराबर क्या हो जाएगा n-1, सो n बराबर आपका क्या हो गया 6। तो यानी इसका 6 टर्म, इस सीरीज का जो 6 टर्म होगा वो 0.00256 होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को भी हम सीक्वेंस की तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस किया था। तो सपोज करो हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं, तो जी सपोज करो मैं इसमें एक जी टर्म इंसर्ट करता हूँ, वो ज्योमेट्रिक मीन कब कहलाएगा इसका, वो तभी इसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा जब वो इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो यानी अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई g/a इज इक्वल टू b/g। ओके, तो g से g यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो g² बराबर क्या आ जाएगा ab आ जाएगा। तो हैंस g बराबर क्या आ गया √ab। सो a और b का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दैट इज ab की पावर 1/2। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास 3 टर्म है abc, इन 3 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, यानी 3 टर्म का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई abc की पावर 1/3। ओके, सिमिलरली अगर आप इसको n टर्म तक निकालेंगे तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा a1 a2 से लेकर an की पावर 1/n। हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, ना अब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, अब इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि भाई g बराबर √ab ये पॉजिटिव कब होगा, जब a एंड b बोथ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, दोनों के दोनों अगर जब पॉजिटिव हैं तभी g बराबर भी क्या होगा, √ab भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन सपोज करो a एंड b अगर नेगेटिव हैं तो g बराबर क्या हो जाएगा, -√ab। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे सपोज करो मुझे 6 और 24 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो 6 और 24 का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, g बराबर √6 इंटू 24। √6 इंटू 24 इज नथिंग बट 144। 144 का जो रूट होगा वो एक्चुअली क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके सामने g बराबर, अगर आपके सामने -6 एंड -24 होता तो -6 एंड -24 का जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, बाहर से लग जाएगा -6 -24, सो इट विल बिकम -12। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अब बिल्कुल सेम एपी की तरह जो हमने क्वेश्चन किया था कि सपोज करो 3 रियल इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन, हमें 3 और 3/16 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन को रखना है। तो हम इसको बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। लेट g1 g2 g3 इसको हम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, g1 g2 g3 इस तरह से इंसर्ट होंगे कि ये आपका क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए। तो ये पहला टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि a बराबर आपका कितना है, 3 है, और ये आपका क्योंकि फिफ्थ टर्म है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ar की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ar की पावर 4 इज इक्वल टू आपका कितना है, 3/16। सो a की वैल्यू आपकी 3 है, तो
3r की पावर 4 बराबर हो जाएगा 3/16। सो यहाँ से r की पावर 4 बराबर 16, सो r बराबर आपका कितना आ गया 1/2 आ गया। देखिए अब आपको a मिल गया और r मिल गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, G1, तो G1 G2 G3 इन तीनों को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए ये a है तो ये होगा AR, ये हो जाएगा AR स्क्वायर, ये हो जाएगा AR क्यूब एंड डेफिनेटली क्या होगा AR की पावर 4। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो G1 कितना हो जाएगा a इंटू आर, दैट इज 3/2। सिमिलरली G2 हो जाएगा 3 इंटू 1/4, सो दैट इज 3/4। इस तरह से G3 आपका हो जाएगा 3 इंटू 1/2 की पावर 3, दैट इज 8, सो 3/8। हेंस G1 G2 G3 आपके क्या होंगे 3/2, 3/4 एंड 3/8। दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट या हम इसको रिजल्ट कह सकते हैं, दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। देखिए अर्थमेटिक मीन यानी दो कोई नंबर हैं उनका अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इसको दो से ज़्यादा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम प्रूव कर सकते हैं। लेट ए और बी आपके दो नंबर हैं, इनका हम अर्थमेटिक मीन हम ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं केस 1 में कि जब a डज नॉट इक्वल टू b है, a और b बराबर नहीं है, तो देखिए इनका अर्थमेटिक मीन एक्चुअली क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में इसको पढ़ा था। इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √ab, इसको भी पढ़ा है। तो एक काम करते हैं भाई, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम चेक करके देखते हैं भाई कितना आता है। देखिए अर्थमेटिक मीन माइनस अगर ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस √ab। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस 2√ab डिवाइडेड बाई 2, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए a को मैं लिख सकता हूँ √a का स्क्वायर प्लस b को मैं लिख सकता हूँ √b का स्क्वायर माइनस 2√a इंटू √b की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। सो दिस इज नथिंग बट √a माइनस √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। सो अब हमारे सामने ये am माइनस gm बराबर आ गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिंस बिकॉज इट इज अ स्क्वायर सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। बिकॉज इस केस में माना है हमने कि भाई a डज नॉट इक्वल टू b, तो डेफिनेटली ये क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन 0, सो अर्थमेटिक मीन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपका केस 2 आएगा, केस 2 में हम क्या ले लेंगे, a बराबर क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो इस केस में अगर a बराबर b आ गया तो ये वाली जो वैल्यू है अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन में ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में am डेफिनेटली किसके बराबर हो जाएगा, gm हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2, वी कैन कंक्लूड दैट am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। तो इस रिजल्ट को आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, कई क्वेश्चंस में काम आता है, इसकी एप्लीकेशन कई जगह पे यूज होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी आपने इसके n टर्म्स का सम निकालना है। तो इसको हम लेट सपोज करो Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर से लेके हो जाएगा AR की पावर n-1। आपने क्या करना है, इसके सम को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो अब मैं काम करता हूँ, बिकॉज इसका कॉमन रेशियो r है तो मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप इसकी मेथड को ध्यान में देखिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा AR, ठीक है ना। इसके बाद प्लस ये हो जाएगा आपका AR स्क्वायर, ठीक, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका AR क्यूब से लेके लास्ट में आपका आ जाएगा AR की पावर n। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा सो Sn माइनस आर Sn, ओके। सो देखिए AR से AR कट जाएगा, ऐसी AR स्क्वायर से AR स्क्वायर, सारे टर्म कट जाएंगे, बस बच जाएगा A माइनस AR की पावर n। ठीक है। सो यहाँ पर से अगर हम Sn कॉमन ले लें तो दैट विल बिकम 1 माइनस आर A 1 माइनस आर की पावर n, ओके। सो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा A 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सो दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले की थोड़ा सा मैं आपको खासियत बता दूं। देखिए यहाँ पर हम ये सपोज करेंगे कि जो r की वैल्यू है दैट इज बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना, यानी मॉड r इज लेस देन 1।
इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम एज्यूम किया है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब r की वैल्यू 0 से लेके 1 या 0 से लेके -1 के बीच में है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। r कैन नॉट बी इक्वल टू 1, आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं r 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो फॉर्मूला हो जाएगा Sn, ये हो जाएगा a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको और जनरली कहूँ तो हम इसको कहेंगे मॉड r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो डेफिनेटली मॉड r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि जैसे सपोज को r की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, या -2, -3, -4 है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर r की वैल्यू 0 से लेके 1 या 0 से लेके -1 के बीच में, लाइट सपोज 0.1 है, 1/2 है, -1/2 है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे दोस्तों देखिए हमारे सामने कुछ एग्जांपल हैं, 4 + 2 + 1/2 + 1/4, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका हमने 10 टर्म्स तक सम निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर से देखिए आप कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ गया, 1/2 आ गया, विच इज डेफिनेटली आपका क्या है, मॉड r इज लेस देन 1 है, यानी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस केस में आपका क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला ये हो जाएगा Sn a 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 - r, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, 4, 1 - 1/2 की पावर, देखिए आपको कहाँ तक निकालना है, इसको 10 टर्म तक निकालना है, अपॉन 1 - 1/2, ठीक है। तो इसको आप अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा भाई 1 - 1/1, 2 की पावर 10 होता है 1024 डिवाइडेड बाय हो जाएगा भाई 1/2, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाय 1024, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 80 होगी, ठीक है ना। क्योंकि 1023 डिवाइडेड बाय 1024 इट इज वेरी क्लोज टू 1, सो वी कैन राइट अप्रॉक्सीमेटली 8। जो भी इसका आंसर आएगा प्रॉपर्ली आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो r है वो आपका कितना है, 324 डिवाइडेड बाय 243। अगर आप इसको सॉल्व करें सो दैट विल बिकम 4/3, ठीक है ना। 4/3 आप इसको, तो यहाँ पर से r की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रही है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली Sn बराबर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a r की पावर n-1 अपॉन r-1, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह से हो जाएगा भाई Sn आपका जो पहला टर्म है, पहला टर्म है 243 इंटू r की पावर यानी 4/3 की पावर n-1 अपॉन 4/3 - 1, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा भाई 243 डिवाइडेड बाय, देखिए 4/3 -1 ये हो जाएगा 1/3, ओके। और इसको सॉल्व करिए 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा भाई, ये है 3 की पावर 5 और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ठीक है ना। सो 3 की पावर ये हो जाएगा 6 - n, 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ओके दैट्स इट। ये इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आने वाली वीडियोस में मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को काफ़ी डिस्कस भी करूंगा। अभी सिर्फ मैं टॉपिक पे ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। सो डोंट वरी, जब आगे इसकी MCQ की सीरीज आएंगे तो उसमें हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आप टॉपिक पर ध्यान दें। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्वेश्चन, एग्जाम में भी काफ़ी आता है। तो यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा भाई 1 + 1 1 + 1 1 1 से लेके आपका क्या हो जाएगा n टर्म्स तक, जितने भी हमको इसका सम निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर मैं काम करता हूँ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप इसके ट्रिक को ध्यान में रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले 7 कॉमन लिया, 7 के बाद उसके बाद मैंने 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई 7/9। देखिए अब हमें 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 1, ये हो जाएगा आपका भाई 1000 - 1 अप टू ये आपका n टर्म्स तक चलेगा, ठीक है ना। सो 7/9 पहले टर्म को अगर आप साथ ले लो तो हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 100, 100 का मतलब होता है भाई 10 स्क्वायर, इसका मतलब होता है 10 की पावर 3 से लेकर ये आपका कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है ना। और
ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा भाई 1 + 1 + 1 अप टू ये भी कितना चला जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है ना। इन फर्स्ट टर्म को मैंने साथ ले लिया, सेकेंड टर्म को साथ ले लिया, ठीक। सो 7/9, देखिए ये आपका क्या है 10, 10² 10⁻³ ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आपका कितना है 10 है, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो इसका 10 है क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 1, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे AR⁻n−1/R−1। तो आप इसको यहाँ पर से सॉल्व करिए, ये हो जाएगा a यानी पहला टर्म है 10 और इसके बाद हो जाएगा भाई कॉमन रेशियो आपका 10, 10 की पावर ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 10-1, ठीक है ना। और -1 + 1 + 1 कितने टाइम ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, तो ये हो जाएगा -n, ठीक है भाई। तो इसके बाद अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें सो दैट विल बिकम 7/9, ये हो जाएगा आपका 10, 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 10 में से 1 गया 9 -n, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर इतना इनफ है 7/, अब ये कभी कभार ये MCQ में आता है तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो ये हो जाएगा भाई 7/81, 10 की पावर n+1 -10, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं माइनस हो जाएगा 7/9 की पावर n। तो दैट्स इट, इतना आंसर काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके दो टाइप्स होंगे। देखिए सबसे पहला जो टाइप होगा Sn बराबर हो जाएगा AR⁻n-1/R-1। तो इसमें जो आपका कॉमन रेशियो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अगर हम इसको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो इसका सम भी क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है। अगर हम r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेट सपोज करो इसको 2 लेते तो भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। मेन फोकस हमारा ये है इस वाले केस में a1-r⁻n/1 - इस केस में आपके जो मॉड आ रहे हैं वो क्या है लेस देन 1 है, यानी r की वैल्यू -1 से लेके 1 या 0 से लेके 1 के बीच में हम मान सकते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, देखिए जब r की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है तो r की पावर n अगर n टेंस टू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई सपोज करो 1/2 है या 0.1 ले लेते हैं भाई, 0.1 की पावर 1 क्या होता है 0.1, 0.1 की पावर 2 क्या हो जाएगा भाई 0.01, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम 0.1 का क्यूब करेंगे तो और छोटा, इसी तरीके से क्या होता है और छोटा होता चलेगा। तो अगर हम उसकी पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से लेके 1 के बीच में यही खासियत होती है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, r की पावर n अगर 0 हो जाएगा तो s इनफाइनाइट विल भी हो जाएगा a/1 - r, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि s इन्फिनिटी बराबर होता है a/1 - r इन दैट केस व्हेन r की वैल्यू क्या होती है 0 से लेके 1 के बीच में होती है या मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो देन द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a/1 - r, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल है 1 - 1/2 + 1/4 -1/8 से लेके इनफाइनाइट, इसका हमें सम निकालना है। तो आप इसमें देख सकते हैं भाई जिसका कॉमन रेशियो है वो आपका कितना है, पहला जो ये वाला टर्म है डिवाइडेड बाय दिस टर्म, सो दैट विल बी -1/2। तो एक्चुअली मॉड r की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, यानी -1 से लेके 1 के बीच में आ रही है। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा a/1 - r। तो a/1 - r इसका फॉर्मूला है। तो s इनफाइनाइट a की जो वैल्यू है कितनी है 1/1 माइनस r की वैल्यू है -1/2, सो दैट इज 1/1 + 1/2 दैट इज 3/2, सो 2/3। तो 2/3 क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एपी में डिस्कस किया था कि अगर हमें सपोज करो ऑड नंबर्स ऑफ टर्म दिए रखे हैं और उनका सम निकालना है तो इट इज़ कन्वीनियंट टू टेक ए एज अ मिडिल टर्म एंड डी एज अ कॉमन डिफरेंस। आप अगर मेरी लास्ट वीडियो को देखेंगे तो मैंने उसमें अच्छे से उस फैक्ट को समझाया था। तो यहाँ पर भी ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर भी अगर आपको सपोज करो ऑड नंबर्स ऑफ टर्म आपको अननोन है और आप उसका सम या प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है और उन टर्म्स की वैल्यू को निकालना है तो आप हमेशा के लिए a को आप मिडिल टर्म लीजिए और r को कॉमन रेशियो लीजिए। तो अगर आपका a मिडिल टर्म होगा तो अगला टर्म क्या होगा ar और उससे पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा a/r, ठीक है ना। ये किसके लिए, 3 के लिए। इसी तरह से 5 के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, a मिडिल टर्म हो जाएगा, अगला हो जाएगा ar² और इससे पहले वाले टर्म क्या होंगे a/r और a/r², ओके ठीक। इसी तरह से अगर आपका इवन है,
अगर हम इवन टर्म्स की बात करें, जैसे माना सपोज करो 4 टर्म है, तो 4 टर्म के केस में क्या होगा, 4 टर्म के केस में ये हो जाएगा, आप आर स्क्वायर को कॉमन रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए अपॉन आर, अगला हो जाएगा ए आर, अगला हो जाएगा ए आर क्यूब, और इससे पहले वाला हो जाएगा ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। तो इस केस में आप क्या लेंगे, आर स्क्वायर को एज अ कॉमन रेशियो लेंगे। इस केस में आपने क्या लिया था, आर को कॉमन रेशियो लिया था, इसमें आप आर स्क्वायर को कॉमन रेशियो लेंगे। इसमें आप ए को मिडिल टर्म लेंगे, लेकिन यहाँ पर ए अपॉन आर इंटू और कॉमा, सॉरी, यहाँ पर आप ए अपॉन आर कॉमा ए आर, इन दोनों को आप मिडिल टर्म लेंगे। ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो कि सीक्वेंस का तीसरा टाइप है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल है, बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक कोई सीक्वेंस है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब होगा जब उसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब होंगे जब इनका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। ए बी सी आपके एच पी में तब होंगे जब 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी आपके क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सपोज करो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये आपका एच पी का उदाहरण है। क्यों है एच पी का उदाहरण, क्योंकि इनका अगर आप रेसिप्रोकल करो तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आपकी किस में है, एपी में। ओके। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई 2/3 + 2/5 + 2/7 + 2/9, ये आपके किस में है, एचपी में। क्यों है एचपी में, क्योंकि इनका जो रेसिप्रोकल है, इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, 3/2 5/2 7/2 9/2, ये किस में है, एपी में। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है। ठीक है ना। तो भाई अगर हम इसको जनरल टर्म में दिखाएंगे तो भाई कैसे दिखाएंगे, जनरल टर्म में बहुत इजीली इसको कैसे दिखाएंगे, ये हो जाएगा भाई 1 अपॉन ए, इसका पहला टर्म होगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस डी, 1 अपॉन ए प्लस 2d, और इस तरीके से जो इसका nth टर्म हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये आपकी HP को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल है आपका a प्लस डी, a प्लस 2d से लेकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपका किस में है, AP में। ठीक है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की भी वही डेफिनेशन होगी सीक्वेंस के तौर पे कि अगर A और B के बीच में आप H को हार्मोनिक मीन इस तरीके से मानेंगे कि AHB किस में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बन जाएगा। तो इसका भी वही फैक्ट है, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ओके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन है, आपको पता है कि भाई जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एच। अब आप इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा भाई 2 अपॉन एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। सो 2 अपॉन एच इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। नाउ अगर हम इसका उल्टा कर दे तो h बराबर हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। सो द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b इज 2ab अपॉन a प्लस बी। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा इस फैक्ट्स को अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये अगर आप ए बी से ऊपर नीचे अगर आप डिवाइड करो तो दैट विल बिकम 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय एक्चुअली क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके सामने क्या निकल के आया, देखिए यहाँ पर से आपके सामने एक बहुत बड़ा फैक्ट निकल के आया कि अगर सपोज करो आपको ए बी सी इन तीन का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो इन तीन का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा कि आप इनका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और उनके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल निकाल देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से इनका जो हार्मोनिक मीन है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी डिवाइडेड बाई 3। सो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट की मदद से 3 या 3 से ज़्यादा का भी
हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। लेट सपोज करो मैं n का निकाल के दिखाता हूँ, देखो आपको। लेट सपोज करो वी हैव n टर्म्स a1 a2 से लेकर an, मुझे इनका क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो इनका हार्मोनिक मीन का कैसे निकालेंगे, इनके रेसिप्रोकल के अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। तो इनका पहले आप रेसिप्रोकल निकालो, 1/a1 प्लस 1/a2 से लेके क्या हो जाएगा 1/an डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n। सो h इज इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 1/a1 प्लस 1/a2 से लेके 1/an। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल सा फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एपी, जीपी और एचपी के कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि जब हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, लेट सपोज करो हमारे पास 3 टर्म है ए बी सी। ठीक है ना, तो वो एपी में, जीपी में और एचपी में कब कब होंगे, देखिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर अगर a अपॉन ए है तो वो किस में होगा, एपी में। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, देखो इसी चीज को ध्यान में रखना है, बराबर अगर क्या आ जाता है a अपॉन बी हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, इन डीपी। इसी तरह से a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर a अपॉन ए आ गया, a अपॉन बी आ गया, अगला क्या आना चाहिए a अपॉन सी, तो किस में बन जाएगा, एचपी में बन जाएगा। देखिए कितना शानदार रिजल्ट है। आप इसको प्रूव भी कर सकते, देखिए a अपॉन ए तो क्या हो जाएगा 1, तो a माइनस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा b माइनस सी, विच इज रिक्वायर्ड। होता ही नहीं होता है कि भाई a माइनस बी बराबर अगर b माइनस सी हो, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर बराबर हो तो वो किस में होते हैं, एपी में होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा भाई, अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा भाई a माइनस बी इंटू बी बराबर a इंटू बी माइनस सी। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा भाई ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो देखिए ए बी से ए बी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी। ओके, विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ए बी सी टू इन जीपी। तो ये सेकंड वाला फैक्ट किसका आ गया, जीपी का आ गया। अब एचपी का फैक्ट देख लेते हैं। एचपी के फैक्ट में देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन में, इसको यहाँ पर ए को इधर ले आता हूँ और बी माइनस सी को मैं अपॉन में सी में ले आता हूँ। इसको मैं काम करता हूँ, बी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड करो तो ये हो जाएगा, देखो 1/b माइनस ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल्स टू, अब फिर देखिए b से b कट जाएगा 1/c माइनस ये हो जाएगा 1/b। ठीक है, ये तो भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से यानी इसके रेसिप्रोकल, यानी जो इसका रेसिप्रोकल है वो ए बी सी का जो रेसिप्रोकल है वो किस में है, एपी में दिख रहा है। तो अगर ये एपी में है तो डेफिनेटली ए बी सी किस में होंगे, जीपी में होंगे। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई अगर ए बी सी एचपी में तभी होंगे जब उनका रेसिप्रोकल किसकी कंडीशन को फॉलो करेगा, एपी की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ए बी सी का रेसिप्रोकल इस केस में एपी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली एबीसी किस में होंगे, एचपी में होंगे। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड फैक्ट की। सेकंड फैक्ट जो है वो ये कहता है कि ए, मतलब हम कह सकते हैं कि ए जी एंड एच, ए जी और एच यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, दे आर इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। बड़ा अच्छा फैक्ट है। तो यानी इसका मतलब है कि भाई जी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए एच के बराबर होना चाहिए। आप इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। एज वी नो दैट कि भाई ए की वैल्यू होती है ए प्लस बी बाई टू एंड एच की वैल्यू होती है, अभी हमने निकाला था 2ab अपॉन ए प्लस बी। नाउ मल्टीप्लाइड ए एच बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू और एच की वैल्यू है 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, ये आ गया, तो ये कितना आ गया, ए बी। ठीक है ना, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए बी क्या होता है, वो होता है जी होता है, तो जी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए एच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो ए जी एच होते हैं वो आपस में ज्योमेट्रिक मीन में होते हैं। ठीक है ना, तो G इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड H। ठीक है ना, इसके बाद जो तीसरा फैक्ट आता है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, अब देखिए अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन तो मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं। मैं प्रूफ करता हूं भाई ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए इसी
फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। देखिए जी स्क्वायर बराबर है ए एच, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट, सपोज करो मैं a डज नॉट इक्वल टू b मानता हूँ कुछ देर के लिए कि भाई a और b बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ g इंटू जी बराबर a इंटू एच लिख सकते हैं। अब जो a है, a की वैल्यू a डज नॉट इक्वल टू b में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी है तो डेफिनेटली g की जो वैल्यू है वो h से बड़ी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जी की वैल्यू h से बड़ी? क्योंकि अदरवाइज ये जो इक्वालिटी हो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अगर a की वैल्यू g से बड़ी है तो दूसरे वाले टर्म को g से छोटा होना पड़ेगा ना भाई। पहला सपोज करो ये वाला a इससे बड़ा है तो इसको इससे छोटा होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आएगा। अगर ये इससे बड़ा और ये भी इससे बड़ा हो जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे बराबर हो जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर g की वैल्यू a से छोटी है तो अगले g की वैल्यू h से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके इन दोनों का इक्वालिटी पॉसिबल हो पाएगी। तो यहां पर से देखिए हमारे सामने बड़ा फैक्ट आ गया कि g इज ग्रेटर देन h। और a बराबर b के केस में क्या हो जाएगा भाई, g बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। वो तो होना ही होना है। तो यहां से हो जाएगा भाई g इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। सो यहाँ से अगर हम तीनों को एक साथ इंक्लूड कर दे तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। एंड इफ a एंड b आर इक्वल, सो इन दैट केस a बराबर g बराबर हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप दोस्तों ये हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स्ड सीरीज के बारे में, मिक्स सीक्वेंस के बारे में, जैसे कि अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, प्रोग्रेशन होता है और भी कई टाइप के आपके प्रोग्रेशन होते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।